तो टॉपिक क्या ले रहे हैं हम लोग? प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। तो इसके लिए सबसे पहले डायग्राम को बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम में ये हो गया ए बी सी, जो क्या है? प्रिज्म है। तो मान लेते हैं कि ए बी सी एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, जिसमें ए बी और ए सी अपवर्तक पृष्ठ है। ए बी और ए सी अपवर्तक पृष्ठ हैं, और ये कोण कहलाएगा, दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच का कोण कहलाता है अपवर्तक कोण, या इसको कहा जाता है क्या? प्रिज्म का कोण। और प्रिज्म के कोण के सामने वाली भुजा जो बीसी पृष्ठ है, ये आधार कहलाता है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए बी सी एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। ए बी और ए सी अपवर्तक पृष्ठ तथा ए प्रिज्म का कोण है। अब यदि कोई प्रकाश किरण प्रिज्म पर पी क्यू दिशा में आपतित होती है, तो इस दिशा में आपतित हो रही है, मान लेते हैं क्या किरण का नाम है? पी क्यू। तो पी क्यू आपतित किरण है जो बिंदु क्यू पर आपतित हो रही है। किस पृष्ठ पर? ए बी पृष्ठ पर बिंदु क्यू पर आपतित हो रही है। ठीक। तो ये पी क्यू दिशा में आपतित हो रही है, उसके पश्चात क्या होगा? ये क्यू आर दिशा में अपवर्तित होगी। क्यू आर दिशा में ये अपवर्तित हुई, और इसके बाद आर एस दिशा में निर्गत हो रही है। आर एस दिशा में निर्गत हो रही है। ठीक। और डायग्राम को बेहतर तरीके से समझना अच्छे से। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का बनने वाला कोण कहलाता है आपतन कोण। तो यहां पर एक अभिलंब खींचेंगे जो ए बी पृष्ठ के अभिलंबवत, यानी बिल्कुल लंब होगा, इस तरीके से। इसका नाम क्या है? एम ओ। तो एम ओ हो गया अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, आपतन कोण, इसको नाम दिया गया क्या? आई। ठीक है, I1। आपतन कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उसी से आता है आई। ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपतन कोण I1 हुआ। अपवर्तन कोण कौन सा है? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, ये कहलाया क्या? R1। ठीक है। और इसी तरह से द्वितीयक अपवर्तक सतह के लिए, द्वितीयक अपवर्तक सतह कौन सा है? AC। तो द्वितीयक अपवर्तक सतह के लिए अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? R2। और इसी तरह से यहाँ पर भी एक अभिलंब खींचे अगर, तो ये अभिलंब, इसको क्या नाम दिए? NO। तो इस किरण और इस किरण के बीच बनने वाला कोण क्या होगा? I2। प्रकाश की उत्क्रमणिता के सिद्धांत के बारे में कहा जा रहा है कि अगर हम लोग प्रकाश को इधर से डालें तो ये आपतित किरण होगी, ये अपवर्तित किरण होगी, और ये क्या हो जाएगी? निर्गत किरण। तो द्वितीयक अपवर्तक सतह के लिए आपतन कोण का नाम क्या है? I2। और इसी पृष्ठ के लिए अपवर्तन कोण का नाम क्या है? R2। ठीक है। ये हो गया डायग्राम। अब हमको क्या करना है? प्रिज्म के पदार्थ का सूत्र ज्ञात करना है। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात करना है। तो बिंदु Q और R से अभिलंब खींच दिए MO और NO, हम लोग पहले ही खींच चुके हैं। अब क्या करना है? आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाते हैं। आपतित किरण क्या है? PQ, जिसको कि आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है, और निर्गत किरण RS को पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो ये PQ को आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये इस तरीके से जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपतित किरण के मार्ग में प्रिज्म नहीं होता तो प्रकाश किरण किस दिशा में जाती? ऐसे जाती। इसको नाम क्या दिए हैं? U। और RS जो निर्गत किरण है, इसको पीछे की ओर बढ़ाया, तो ये यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर नाम दिया गया है ये कटान बिंदु को क्या? T। और यहाँ कोण बन रहा है क्या? डेल्टा। और ये डेल्टा बतलाता है कि प्रकाश किरण अपने वास्तविक मार्ग से कितने डिग्री कोण पर विचलित हुई है। तो इसको विचलन कोण कहा गया। ठीक है। और विचलन कोण को डायग्राम के हिसाब से हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? UTS। ठीक है। तो बिंदु T पर ये काट रहे हैं दोनों को, तो विचलन कोण डेल्टा बराबर
विचलन कोण क्या नाम है इसका? डेल्टा। डेल्टा बराबर क्या? कोण UTS। ध्यान देना ना, यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा है? डेल्टा। आगे चल के जब हम लोग न्यूनतम विचलन की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे इसकी जगह पर? डेल M, मिनिमम, है ना, मिनिमम डेविएशन। ठीक, तो विचलन कोण डेल्टा बराबर हो गया UTS। और UTS, अब यहाँ पे मैथ्स की कुछ बारीकियाँ आ रही हैं तो समझना। ये डायग्राम को मैं फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पर ये इस तरीके का डायग्राम दिख रहा है। क्या क्या नाम है इसका? ये है U, ये T, और ये बिंदु क्या है? Q, और ये क्या है? R। अच्छे से समझना, 9वीं 10वीं का है ना कॉन्सेप्ट। तो त्रिभुज TQR का ये वाला कोण जो है, कौन सा कोण है? बहिष्कोण। ये कोण है बहिष्कोण। क्या नाम दिए हैं? डेल्टा। तो बहिष्कोण जो होता है वो किसी त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो इस त्रिभुज के कितने अंतःकोण? अंतःकोण ये है, एक नंबर दे दिए, मान लो इसको 2 बोले और इसको क्या बोले? 3। तो दूरस्थ अंतःकोण कौन कौन से होंगे? कोण ये और ये, दूसरा और तीसरा, दूर वाला, है ना। तो दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो दूरस्थ अंतःकोण, इनके नाम क्या क्या लिए जा सकते हैं? UTS को हम लोग लिख सकते हैं TQR और TRQ का योग है, यानी UTS बनेगा कोण TQR और प्लस कोण TRQ, दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर है। तो ये लाइन वहां से आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद TQR को क्या लिखा जाएगा? तो ध्यान से देखना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है। तो जब दो लाइनें एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो कुल कितने कोण बन रहे हैं? 4 कोण बन रहे हैं। अगर हम लोग नंबरिंग करें 1, 2, 3 और 4, ये 4 कोण बन रहे हैं। और इन चारों कोणों की क्या खासियत होती है कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण 1 और ये 3, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। इसी तरह से 2 और 4 ये आपस में बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर क्या चीज़ दिख रहा है? देखना ध्यान से, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, यानी ये अगर I1 है तो ये पूरा हिस्सा कितना होना चाहिए? I1। और इस पूरे हिस्से में से हम लोग केवल इसकी बात कर रहे हैं, किसकी? TQR की। तो ये वाला हिस्सा होगा कितना? I1 में से R1 घटा दो तो ये वाला पोर्शन होगा I1 माइनस R1, ठीक है। तो ये बना I1 माइनस R1। इसी तरह से ये वाला कोण कितने डिग्री का है? I2। तो ये पूरा कितना होना चाहिए? I2। और इस पूरे I2 में से ये वाला हिस्सा R2 का है, तो ये घटा दिया जाए तो I2 माइनस R2 होगा कौन सा कोण? ये वाला कोण होगा I2 माइनस R2, ठीक है। तो कोण TQR को लिखा जा सकता है क्या? I1 माइनस R1। इसी तरह से कोण TRQ को लिखा जा सकता है I2 माइनस R2। तो TQR की जगह पे आ रहा है अब क्या? I1 माइनस R1 और प्लस TRQ की जगह पे आ रहा है I2 माइनस R2, ठीक है। ठीक, अब इसके बाद कहते हैं कि अगर ये प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में रखा हुआ है, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है कि बिल्कुल सिमेट्री बनता है, यानी जितने डिग्री के कोण इधर हैं उतने ही इधर भी होंगे, ठीक है। सिमेट्री, सममितता, हिंदी में उसको क्या कहा जाता है? सममितता। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म सममित व्यवहार करता है, यानी उस स्थिति में I1 जो है वो बराबर होगा किसके? I2 के। R1 जो होगा वो बराबर होगा किसके? R2 के, ठीक है। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होगा? ये I1 बराबर होगा किसके? I2 के। इसी तरह से R1 बराबर होगा किसके? R2 के। तो I1 और
I2 ना लिख करके हम लोग क्या लिख देते हैं I, और इसी तरह से 1 2 R1 का 1 2 ना लिख करके क्या लिख दें R, और इनकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। और किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? न्यूनतम विचलन की स्थिति में। तो डेल्टा जो है वो किसी भी स्थिति के लिए कहता है, लेकिन न्यूनतम विचलन की स्थिति में इसको क्या बोलेंगे? डेल एम, मिनिमम डेविएशन। ठीक है, तो डेल एम इज इक्वल टू I1 की जगह पे I माइनस R1 की जगह पे R और प्लस I2 की जगह पर I और माइनस R। तो ये I जोड़ के कितना बन गया? 2I, और ये माइनस R मिलकर क्या बन गया? माइनस 2R। क्या बराबर? डेल एम बराबर। तो डेल एम बराबर ये आ गया 2I माइनस 2R। इसको दिया गया समीकरण नंबर 2 बुक के अनुसार। इसको लिखा गया है क्या? 1। क्या बराबर आया है ये? डेल बराबर। और इसको बोला गया क्या? समीकरण नंबर 2। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देखो, थोड़ा सा किताब से हम लोग अलग बना रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आओ चतुर्भुज। चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती है ना, तो चतुर्भुज क्या नाम है? AQOR में। तो यहाँ पर लिखते हैं चतुर्भुज AQOR में क्या? AQOR में या से कुछ भी लिख सकते हो। कोण A प्लस कोण Q प्लस कोण O प्लस कोण R बराबर कितना? 360। त्रिभुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, AB अपवर्तक पृष्ठ पर MO अभिलंब है, यानी ये वाला कोण चतुर्भुज का ये वाला कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। इसी तरह से अपवर्तक पृष्ठ AC पर NO अभिलंब है, तो ये पूरा कोण कितने का होगा? 90 का। तो चतुर्भुज के 4 कोणों में से 2 कोण का मान तो हमको पता है, 90 90। ठीक है, तो इनको यहाँ पर रख देते हैं। कौन कौन से कोण का मान पता है? कोण Q का और कोण R का। तो कोण A और प्लस कोण Q की जगह पे क्या? 90 डिग्री, और प्लस कोण O और प्लस 90 डिग्री बराबर कितना? 360 तक पहुँचे। तो ये दोनों 90 जोड़कर पक्षांतर करेंगे तो 360 में से घट जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट घटा देते हैं। कोण A प्लस कोण O बराबर कितना? 360 माइनस 180। तो ये आया कोण A प्लस कोण O बराबर 180। इसको भी कोई समीकरण नाम दिया जा सकता है। बुक के अनुसार समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है, तो ये एक पोर्शन आया। ठीक, इसके बाद अब हमको आना है कहाँ पर? त्रिभुज में। तो किस त्रिभुज में? त्रिभुज QOR, ये वाले त्रिभुज में। ठीक है, तो त्रिभुज QOR में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। यानी कोण Q ये वाला है ना त्रिभुज का, और कोण O और कोण R। तो इन तीनों कोणों का योग 180 होना है। तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज क्या? त्रिभुज QOR में कोण Q प्लस कोण O और प्लस कोण R बराबर कितना? 180 डिग्री। तो कोण Q को क्या नाम दिया गया? R1। कोण Q क्या है? R1। इसी तरह से कोण R क्या है? R2। तो इन दोनों कोणों को नाम दिया गया R1 और R2। कोण O हमको नहीं मालूम है, और प्लस R2 बराबर कितना? 180। तो ये आया समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 और 4 को इक्वेट कर देते हैं। समीकरण 3 और 4 का दायां पक्ष 180 है, यानी बायां पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हो क्या? समीकरण 3 और 4 से क्या बनने वाला है? ये कोण A प्लस कोण O बराबर R1 प्लस कोण O प्लस R2। तो कोण O दोनों तरफ से कट गया। क्या बचा? कोण A बराबर R1 प्लस R2। ठीक है,
अब न्यूनतम विचलन की स्थिति में R1 और R2 दोनों बराबर होते हैं, तो यहाँ पर एक बार फिर लिखेंगे क्या, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या आएगा, A बराबर R प्लस R, A बराबर R प्लस R, यानी A बराबर क्या आया 2R। ठीक है, तो R बराबर क्या आएगा, R बराबर आएगा A बटा 2। देखो स्नेल का नियम कहता है म्यू बराबर साइन I बटे साइन R, तो हमको I और R के मान को खोज के निकालना है। ठीक है, जिसमें से R का मान मिल गया, अब क्या चीज़ का मान निकालना बाकी रह गया, I का। तो इस मान को समीकरण नंबर 2 में रखते हैं यहाँ पर, और यहाँ से निकाला जाएगा किसका मान, I का। तो यहीं पर लिखो समीकरण क्या 2 से, समीकरण 2 क्या है, डेल M बराबर 2I माइनस 2R है, ये समीकरण नंबर 2 है ना। तो 2R की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, 2R की जगह पे A लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर लिख दिए A। ठीक, अगली लाइन में A को क्या करें, इधर पक्षांतर कर देते हैं, हमको मान किसका निकालना है, I का। तो ये बन जाएगा डेल M प्लस A बराबर क्या 2I। अब 2 को भी पक्षांतर कर देते हैं, तो क्या बन जाता ये, अब ये बन जाता डेल M प्लस A अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या I। तो I का भी मान मिल गया और यहाँ पर R का मान मिल गया है। ठीक है, तो अब स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है, म्यू इज इक्वल टू साइन I बटा साइन R। तो म्यू इज इक्वल टू साइन I की जगह पर ये वैल्यू क्या, डेल M प्लस A अपॉन 2 और पूरा का बटे साइन R की जगह पे क्या A अपॉन 2। तो ये जो आ रहा है ये प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र हुआ। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, कुछ प्रैक्टिस करने से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो तुमको दिमाग लगाना है वो कहाँ पर लगाना है, डायग्राम में, है ना, कि ये I1 है, ये R1 है, तो ये वाला हिस्सा I1 माइनस R1 कैसे हुआ, ये I2 है, तो जिसमें से ये वाला पोर्शन R2 है, तो ये I2 माइनस R2 कैसे हुआ, या डेल्टा जो है इन दोनों का योग क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा शुरुआत का। तो विचलन कोण डेल्टा, डेल्टा यहाँ पर बहिष्कोण है, बहिष्कोण जो होता है वो दूरस्थलता कोणों के योग के बराबर होता है। एक कॉन्सेप्ट वहाँ से आ रहा है, दूसरा कहाँ से आ रहा है, ये वाला हिस्सा I1 है, ये पूरा I1 होना चाहिए, जिसमें से ये वाला पोर्शन क्या है R1, तो शेष हिस्सा क्या बनेगा I1 माइनस R1। ये शीर्षाभिमुख कोण के बारे में पढ़े थे, वहाँ से आ रहा है। अगर ये छोटी छोटी चीज़ों को जान रहे हो तो सारा कुछ आसानी से बन जाएगा। ठीक है।